हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है किरचॉफ्स सर्किट लॉज। डियर स्टूडेंट्स, जर्मन वैज्ञानिक गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ का जन्म 12 मार्च सन 1824 ईस्वी में हुआ था। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण दो नियम प्रतिपादित किए थे, जिनको हम लोग सर्किट कानून कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा और वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों से पहले ओम के नियम का इस्तेमाल होता था। जब कोई जटिल इलेक्ट्रिकल सर्किट होता था तो उसमें धारा और वोल्टेज को ज्ञात करने में ओम के नियम के द्वारा कुछ असुविधा होती थी, और इस परेशानी को, इस असुविधा को दूर किया किरचॉफ के दोनों नियमों ने, जिनको हम लोग सर्किट कानून कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किरचॉफ के नियम इतनी अहमियत रखते हैं कि किरचॉफ के दोनों वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों को सीधा सीधा किरचॉफ के कानून कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं वैद्युत परिपथ संबंधी, उसको पहले वाले को बोलते हैं किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम, और दूसरे को बोलते हैं किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी द्वितीय नियम। डियर स्टूडेंट्स, आज इन दोनों नियमों से हम लोग रूबरू होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम। डियर स्टूडेंट्स, जो किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है, उसको बोलते हैं बिंदु का नियम, संधि का नियम, जंक्शन का नियम, जोड़ का नियम, नोड का नियम, या फिर केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम। डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा है हमने संधि अथवा धारा का नियम। जो प्रथम नियम है उसको केसीएल बोलते हैं, संधि का नियम बोलते हैं, धारा का नियम बोलते हैं, बिंदु का नियम बोलते हैं, नोड का नियम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, संधि हम उसको बोलते हैं जहां पर दो या दो से अधिक कंडक्टर मिल रहे हो, यानी कि दो या दो से अधिक चालक मिल रहे हों। आपको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ रेलवे स्टेशन जो होती हैं केवल नाम से जानी जाती हैं, और कुछ पे लिखा होता है जंक्शन, नाम भी लिखा होता है और आगे लिखा होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक सीधा नहीं गया है, बल्कि या तो इधर से कोई रेलवे ट्रैक लिंक हुआ है या इधर से। इस तरीके से उसको स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं, जैसे ये रेलवे ट्रैक है इस तरीके से, और यहाँ पर कोई स्टेशन है तो वो नाम से जानी जाएगी, ये जंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक इधर चला जाए तो यहाँ पर जो रेलवे का जो स्टेशन होगा उसको हम लोग बोल देते हैं जंक्शन, यानी कि संधि, नोड, गांठ, बिंदु, जोड़, कुछ भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो किरचॉफ का पहला नियम है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको केसीएल बोलते हैं, जिसको हम संधि का नियम बोलते हैं अथवा धारा का नियम बोलते हैं। इस नियम के अनुसार, यानी कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम के अनुसार, केसीएल के अनुसार, या फिर जो किरचॉफ का जो पहला सर्किट कानून है उसके अनुसार, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी नोड पर, किसी बिंदु पर, किसी जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये चित्र है, इसमें जो पॉइंट P है ये जंक्शन है, संधि है। ये यहाँ पर देखिएगा I1 धारा आ रही है, I2 धारा जा रही है, I3 आ रही है, I5 आ रही है, I4 और I6 जा रही हैं। तो यहाँ पर जो ये बिंदु P है ये हो गई संधि, जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स,
चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको पॉजिटिव माना जाता है और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको नेगेटिव माना जाता है। इस तरीके से जो धारा I1 आ रही है ये पॉजिटिव, I3 आ रही है ये पॉजिटिव, I5 आ रही है ये पॉजिटिव, और I2, I4 और I6 जा रही हैं तो ये नेगेटिव होंगी। फिर हम एक बार बता दें, किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी प्रथम के नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू 0। चिन्ह परिपाटी डियर स्टूडेंट्स हमने आपको बताई कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको पॉजिटिव माना जाता है और जो धाराएं संधि से दूर की तरफ जाती हैं उनको नेगेटिव माना जाता है। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां I1 धारा जो है वो पॉजिटिव होगी तो प्लस I1, I2 जा रही है, माइनस का I2, I3 आ रही है, प्लस I3, I4 जा रही है तो माइनस का I4 प्लस I5 आ रही है, I6 जा रही है तो माइनस का I6 इक्वल टू 0। यानी कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो वही हमने डियर स्टूडेंट्स शून्य कर दिया। चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको पॉजिटिव माना जाता है और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको नेगेटिव माना जाता है। तो I1, I3 और I5, I1, I3 और I5 इस संधि की ओर आ रही हैं, I2, I4 और I6 जा रही हैं तो ये नेगेटिव हो गई। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू, प्लस के इधर रख रहे हैं, माइनस वाले उधर लिए जा रहे हैं, हालांकि इस वाले पॉजिटिव का कोई अस्तित्व नहीं, पॉजिटिव माना ही जाएगा। I2 प्लस I4 और प्लस I6, I1, I3 और I5 इनको हमने यहीं रखा, माइनस वाले जो हैं उनको स्टेप को उधर ले गए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये समीकरण जैसा हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा I1, I3 और I5 ये तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, I2, I4 और I6 ये तीनों धाराएं संधि से दूर जा रही हैं और आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स जो किरचॉफ का वैद्युत परपथ संबंधी पहला कानून है, जो पहला सर्किट कानून है, उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। फिर एक बार समझ लीजिए, जो किरचॉफ का वैद्युत परपथ संबंधी नियम है उसको तो हम इस प्रकार बोलते हैं कि किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा I बराबर 0। इसको डियर स्टूडेंट्स हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो सकता है। हो नहीं सकता है, होता ही है। डियर स्टूडेंट्स परोक्ष रूप से हम वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के पहले नियम को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाले आवेश की दर संधि से जाने वाले आवेश के बराबर होती है, यानी कि संधि की ओर जितना आवेश आएगा संधि से दूर भी उतना ही आवेश चला जाएगा, या यूं कह लीजिए कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ का जो पहला कानून है, यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। जी हाँ, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको धारा का नियम कहते हैं। शॉर्ट में इसको KCL भी इसीलिए कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं
किरचॉफ के दूसरे नियम की, यानी कि केवीएल की। केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। डियर स्टूडेंट्स, जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसको वोल्टता का नियम अथवा पास का नियम अथवा लूप का नियम कहते हैं। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ में किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही ये लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बात सुनिए कि किसी भी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि करंट और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ओम के नियम से B इक्वल टू होता है आई आर, तो सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि खंड में जो वोल्टेज है उसका बीजगणितीय योग बराबर होता है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी चिन्ह परिपाटी है अपनी। किरचॉफ का जब दूसरा नियम हम अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से किरचॉफ के पहले नियम में चिन्ह परिपाटी थी कि संधि की ओर जब आते हैं तो धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाते हैं तो धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक इसी तरीके से किरचॉफ का जो दूसरा नियम है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, इसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो जितनी देर धारा की दिशा में चलते हैं चिन्ह धनात्मक लिया जाता है और धारा के जब विपरीत चलते हैं तो चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से जब किरचॉफ के दूसरे कानून का इस्तेमाल किसी बंद पास में करते हैं तो किरचॉफ के दूसरे नियम का इस्तेमाल करते समय जब हम किसी सेल से गुजरते हैं, यदि सेल को हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ क्रॉस करते हैं या गुजरते हैं तो चिन्ह धनात्मक लिया जाता है, और जब हम उसके धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ गुजरते हैं तो चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ के जब दूसरे नियम का इस्तेमाल करते हैं तो हमको एक बंद पास में 2 राउंड घूमना पड़ता है, यानी कि 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए हमने ये चित्र बनाया है। इस चित्र में डियर स्टूडेंट्स 2 बंद पास हैं, एक बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये है। A B C D E F। इसमें देखिएगा कि 2 तो सेल लगे हुए हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है E1 और इस सेल का विद्युत वाहक बल है वो है E2। डियर स्टूडेंट्स, 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। जो प्रतिरोध R1 है इसमें प्रवाहित धारा है I1, जो प्रतिरोध R2 है उसमें प्रवाहित धारा है I2 और जो प्रतिरोध R3 है उसमें प्रवाहित धारा है I1 प्लस I2। अब देखिएगा ये कैसे धारा प्रवाहित हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1, इसकी बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव यानी कि एनोड और छोटी वाली प्लेट निगेटिव यानी कि कैथोड। धारा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, तो धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी। चूंकि इसका विद्युत वाहक बल E1 है तो इसके द्वारा प्रवाहित धारा को मान लिया I1। दूसरा ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है E2, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव यानी कि ये एनोड और ये कैथोड। धारा सदैव पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्रवाहित होती है। चूंकि इसका विद्युत वाहक बल E2 है तो दूसरे सेल की जो धारा मान ली है वो है I2,
यहाँ से धारा I1 आ रही, यहाँ से धारा I2 आ रही। यहाँ पर इस संधि पर, इस गांठ पर, इस बिंदु पर, इस नोड पर, जंक्शन पर दो धाराएं मिल जाएंगी I1 और I2। कुल मिला के यहाँ जो धारा पहुँचेगी वो होगी I1 प्लस I2, यानी कि प्रतिरोध R3 में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I1 प्लस I2। ये धारा I1 प्लस I2 यहाँ तक होगी, इधर धारा I1 चली जाएगी और इधर धारा I2। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 है, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 है और प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा जो है वो है I1 प्लस I2। दो बंदपास हैं, ये बंदपास 1 और ये बंदपास 2। ये जो चिन्ह लगे हैं इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ऐसे। उसी को हम ये चिन्हों द्वारा हमने ये प्रकट किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इसमें 3 बंदपास हैं, A, B, E, F, A। दूसरा B, C, D, E, B। तीसरा A, B, C, D, E, F, A। तो इनमें से कोई से 2 बंदपास में हम किरचॉफ का दूसरा नियम इस्तेमाल करते हैं और धाराएं I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले किरचॉफ का द्वितीय नियम इस्तेमाल करने के लिए बंदपास लेते हैं A, B, E, F, A। तो हम यहां पे लिखते हैं बंदपास A, B, E, A, B, E, F, A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम से। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, बंदपास A, B, E, F, A यानी कि ऊपर वाला ये क्लोज्ड सर्किट, ये बंदपास, ये बंद परपथ या फिर ये लूप। ध्यान रखिएगा कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। किरचॉफ के दूसरे नियम का जब हम किसी बंदपास में उपयोग करते हैं तो हमको 2 बार किरचॉफ मतलब 2 बार बंदपास में घूमना पड़ता है। पहली बार हम देखते हैं धारा और उसके संगत प्रतिरोध, और दूसरे राउंड में देखते हैं विद्युत वाहक बल, यानी कि कितने सेल लगे हैं और उनके विद्युत वाहक बल क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश ये करते हैं कि पहले धारा की दिशा में चलते हैं, फिर जैसी मर्जी है आप कहीं से भी चलिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह धनात्मक लिया जाता है, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ धारा है I1 इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, और लौट के यहीं पे आएंगे F पर। धारा है I1 और उसके संगत प्रतिरोध है R1। और पहले राउंड में हम लोग क्या देखते हैं, धारा और उसके संगत प्रतिरोध। तो डियर स्टूडेंट्स, धारा है कितनी, I1 और उसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1। किरचॉफ के दूसरे नियम ही यही है कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो यहाँ धारा I1 और ये प्रतिरोध R1, इनका हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अभी चूंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह कैसा, पॉजिटिव। अब देखिए, अभी धारा की दिशा में, अब हम कहाँ जाएंगे, इस तरीके से ऐसे, लेकिन धारा इधर आ रही है और हम जा रहे हैं किधर, इधर, और हमको यहीं आना है। धारा के विपरीत चल रहे हैं तो चिन्ह हो गया निगेटिव। अब देखिए, ये प्रतिरोध है और इसमें धारा कितनी है, I2, तो माइनस I2 और रेजिस्टेंस है R2। अब इसमें कोई तीसरी धारा नहीं है, तो अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे।
और दूसरे राउंड में क्या देखेंगे, विद्युत वाहक बल। डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम धारा और रेजिस्टेंस को नहीं देखेंगे, विद्युत वाहक बल देखेंगे। यहाँ से देखे चलेंगे और ये देखिए सेल पड़ा, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। जब हम सेल को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर क्रॉस करते हैं तो चिन्ह होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1। हमने लिख लिया E1। दूसरे राउंड में यहाँ से चले और फिर घूम के यहीं आएंगे और फिर देखिए ऐसे आ रहे, यहाँ देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्रॉस कर रहे, तो चिन्ह हो जाएगा कैसा, निगेटिव। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल इसका E2। देखिए इसका विद्युत वाहक बल है E2। अब तीसरा कोई सेल लगा नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से इसमें अप्लाई करते हैं। एक बार डियर स्टूडेंट्स फिर समझिए, हम इसको दोबारा बताते हैं। किरचॉफ का जब भी दूसरा नियम इस्तेमाल करते हैं तो 2 राउंड घूमना पड़ता है हमको। पहले राउंड में धारा और उसके संगत प्रतिरोध, हम यहाँ से चल रहे, धारा की दिशा में जब तक चलेंगे चिन्ह धनात्मक, धारा के विपरीत चलेंगे चिन्ह ऋणात्मक। डियर स्टूडेंट्स, धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह धनात्मक, यानी कि I1, और उसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1, तो I1 इंटू R1। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ आ गए, आगे चल रहे हैं धारा की दिशा में। जैसे ही हमको आना है यहाँ, जैसे ही हम इधर चले देखिए धारा कितनी है, I2, और हम जा रहे हैं इधर और धारा इधर, यानी कि धारा के विपरीत चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चिन्ह कैसा हो गया, निगेटिव, I2, और इसके संगत रेजिस्टेंस कितना है, R2, यानी कि धारा और प्रतिरोध का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर हम लौट के आ गए, कोई तीसरी धारा नहीं मिली, कोई तीसरा रेजिस्टेंस नहीं। तो अब देखिए जैसे बराबर का चिन्ह लगा, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम यहीं से चलेंगे। अब दूसरे राउंड में धारा और प्रतिरोध नहीं देखते हैं, दूसरे राउंड में क्या देखेंगे, सेल और उसका विद्युत वाहक बल। अब देखिए ये सेल है, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार जब हम सेल को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं, तो चिन्ह पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इसका विद्युत वाहक बल कितना, E1। अब देखिए यहाँ पे आए, यहाँ हमने पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसको क्रॉस किया, तो चिन्ह कैसा, निगेटिव, और इसका विद्युत वाहक बल है E2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है समीकरण हो गया एक। समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा दूसरे बंद पास में, बंद पास BCDE, BCDEB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए स्टूडेंट्स, वही स्थिति हो गई। देखिए यहाँ से भी हम चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं, जहाँ से मर्जी हो वहाँ से चलिए। हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से दूसरे बंद पास के लिए, जैसे पहले वाले में यहाँ चले थे। इसके लिए कोई खास नियम नहीं कि हम कहाँ से चलना चाहते हैं, जहाँ से मर्जी हो वहाँ से चलिए। लेकिन जहाँ से चलते हैं, अगर वहाँ से अगर धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं तो चिन्ह पॉजिटिव मिल जाता, थोड़ी सी सहूलियत रहती है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हम E से B पे आएंगे, B से C, C से D और D से E। धारा है यहाँ पर I2, प्रतिरोध है R2, और धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो चिन्ह बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव, और I2 और रेजिस्टेंस है R2। अब देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ देखिए, अब देखिए चिन्ह धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो चिन्ह कैसा, पॉजिटिव, और धारा है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल टू, तीसरा कोई रेजिस्टेंस है नहीं,
और न अब कोई इसके अलावा धारा है, देखिए I2 और उसके संगत प्रतिरोध R2, तो I2 इंटू R2, और उसके बाद धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए चिन्ह कैसा, पॉजिटिव। धारा कितनी, I1 प्लस I2 और प्रतिरोध R3। और हम फिर यहीं पे आ गए। दूसरे राउंड में क्या देखेंगे, विद्युत वाहक बल। देखिए यहाँ से चले तो केवल बेटा एक ही सेल है ये, और उसको भी जब हम यहाँ से इस तरीके से आते हैं तो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्रॉस करते हैं, तो चिन्ह कैसा, पॉजिटिव, और इसका विद्युत वाहक बल कितना, E2। तो इस तरीके से ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के बाद हम I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसको वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ध्यान रखने वाली बात है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये रहे आज आपके किरचॉफ के दोनों नियम। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।